शर्मा जी, जो एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर थे, अपनी जिंदगी में बहुत व्यवस्थित और अनुशासित थे। उनका दिन सुबह की चाय से शुरू होता और शाम को अखबार पढ़ते पढ़ते खत्म हो जाता। लेकिन उनकी पत्नी सुशीला देवी को घर के कामों से बहुत शिकायत थी। सुशीला देवी ने एक दिन गुस्से में कहा, शर्मा जी, मैं कोई मशीन नहीं हूं जो दिन रात घर का काम करती रहूं। अगर आपको मेरी फिक्र है तो घर के लिए एक नौकर रखिए, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। शर्मा जी ने जवाब दिया, अरे भगवान, नौकर रखना इतना आसान नहीं है। आजकल लोग काम करने के बजाय सिर्फ बहाने बनाते हैं। लेकिन सुशीला देवी की धमकी गंभीर थी। शर्मा जी ने हार मान ली और अगले ही दिन अखबार में एक इश्तिहार छपवाया, घर के काम के लिए नौकर चाहिए, मेहनती हो, सीधा साधा हो, फालतू बात करने वाला न हो, काम के साथ साथ व्यवहार भी अच्छा हो। अगली सुबह शर्मा जी की नींद दरवाजे की जोरदार खटखट से खुली। उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने एक अजीब सा लड़का खड़ा था। वह दुबला पतला था, बाल बिखरे हुए और हाथ में एक बड़ा झोला पकड़े हुए था। शर्मा जी ने नाराजगी से पूछा, कौन हो भाई, और इतनी सुबह दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? लड़का जोश से बोला, सर, मैं बबलू हूं, आपका नया नौकर बनने आया हूं। मैंने आपका इश्तिहार पढ़ा और सोचा ये नौकरी मेरे लिए ही है। शर्मा जी को बबलू की शक्ल देखकर थोड़ी हंसी आई, लेकिन उन्होंने अपनी गंभीरता बनाए रखते हुए पूछा, तुम्हें काम करना आता है? बबलू ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, सर, मैं काम में माहिर हूं, साफ सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना, सब कुछ आता है, और सबसे बड़ी बात, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। शर्मा जी ने सोचा, शक्ल से तो सीधा साधा लगता है, चलो इसे एक मौका देते हैं, ज्यादा खराब निकला तो निकाल देंगे। उन्होंने बबलू को अंदर बुलाया और कहा, ठीक है, आज से तुम हमारे घर में काम करोगे, लेकिन ध्यान रहे, गलतियां बर्दाश्त नहीं होंगी। बबलू ने जोश में झोला जमीन पर पटका और कहा, सर, चिंता मत कीजिए, आप मुझे काम देकर देखिए, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। शर्मा जी ने राहत की सांस। बबलू के पहले दिन का काम शुरू हुआ। शर्मा जी ने उसे किचन साफ करने का निर्देश दिया और सख्त लहजे में कहा, सुनो, किचन में सफाई करते समय कुछ भी गिराना तोड़ना मत, और काम जल्दी और अच्छे से करना, समझे? बबलू ने पूरे जोश के साथ जवाब दिया, जी सर, आप बिल्कुल, आपकी रसोई को ऐसा चमका दूंगा कि आप आईना समझकर चेहरा देखेंगे। शर्मा जी ने मुस्कुरा दिया और बबलू को छोड़कर अखबार पढ़ने बैठ गए। लेकिन 3 मिनट भी नहीं बीते कि रसोई से बर्तन गिरने की जोरदार आवाजें आने लगीं। शर्मा जी ने चौंकते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? जब वे किचन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बबलू सिर पर एक बड़ा भगोना पहनकर खड़ा था। चारों तरफ बर्तन बिखरे पड़े थे। शर्मा जी को गुस्सा आ गया और वह चिल्लाए, अरे, ये क्या कर रहे हो? भगोना सिर पर क्यों पहन रखा है? बबलू ने मासूमियत से जवाब दिया, सर, मैंने सोचा कि हेलमेट जैसा पहन लूं ताकि सफाई करते समय कोई बर्तन मेरे सिर पर ना गिर जाए। ये सेफ्टी फर्स्ट वाली बात है ना? शर्मा जी ने माथा पीट लिया और बोले, भगोना सिर पर पहनने के लिए नहीं होता, इसे उतारो और ठीक से काम करो। बबलू ने सिर हिलाया और सफाई शुरू कर दी। लेकिन अगले 5 मिनट में फिर एक सवाल लेकर शर्मा जी के पास पहुंचा, सर, ये झाड़ू ऊपर से पकड़नी चाहिए या नीचे से? क्योंकि अगर ऊपर से पकड़ूंगा तो ज्यादा साफ सफाई होगी। शर्मा जी ने झुंझलाते हुए कहा, भाई, झाड़ू को जैसे मर्जी पकड़ो, बस सफाई करो, बार बार सवाल मत पूछो। बबलू वापस चला गया, लेकिन थोड़ी ही देर में फिर लौट आया और पूछा, सर, अगर पोछा लगाने से फर्श गीला हो जाए तो क्या उसे दोबारा साफ करना पड़ेगा? अब शर्मा जी का धैर्य जवाब देने लगा था। उन्होंने गुस्से में कहा, तुमसे इतना भी नहीं होता? जाओ, अपना काम करो और मुझे परेशान मत करो। बबलू ने सिर हिलाया और रसोई में चला गया, लेकिन 1.5 मिनट बाद फिर से आकर बोला, सर, किचन में जो चूहा है, क्या उसे पालतू बना सकते हैं? मैं उसे नाम देना चाहता हूं। यह सुनकर शर्मा जी के गुस्से की हद हो गई। उन्होंने कहा, तुमसे किचन की सफाई नहीं हो रही और तुम चूहे को पालने की सोच रहे हो? जाओ, काम करो, वरना नौकरी से निकाल दूंगा। बबलू ने सिर झुकाया और वापस चला गया। लेकिन शर्मा जी को अब एहसास हो गया था कि इस नौकर से अगले कुछ दिनों में उनकी जिंदगी और भी अजीब होने वाली है। पुष्यमुन। बबलू ने रसोई की सफाई किसी तरह पूरी की, लेकिन उसके सवाल पूछने की आदत अभी खत्म नहीं हुई थी। इस बार उसने झाड़ू को एक कोने में खड़ा किया और सीधा शर्मा जी के पास आ धमका, सर, ये बताइए कि झाड़ू का नाम क्यों नहीं होता?
मतलब जैसे हमारे नाम होते हैं वैसे इसका भी होना चाहिए। शर्मा जी ने अखबार नीचे रखा और गुस्से में बोले, भाई झाड़ू का नाम रखने से क्या फायदा? ये झाड़ू है, बस काम के लिए बनाई गई है। जाओ अपना काम करो। बबलू ने सिर हिलाया और वापस चला गया, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर आकर बोला, सर आपके घर में कितने कमरे हैं? शर्मा जी हैरानी से बोले, तुम्हें इससे क्या मतलब? बबलू ने गर्व से कहा, सर मैं ये गिन रहा हूं कि अगर मुझे हर कमरे में सफाई करनी पड़े तो कितनी एनर्जी लगेगी। शर्मा जी ने गुस्से में कहा, तुम अपना काम करो, गिनती बाद में करना। बबलू फिर चला गया, लेकिन अब तक शर्मा जी को समझ आ गया था कि ये लड़का अजीब तो है ही, पर जिद्दी भी है। कुछ ही मिनटों में बबलू ने सुशीला देवी को रसोई में पकड़ा और पूछा, मेम साहब ये बताइए कि सब्जियां काटने से पहले उनसे बात करना जरूरी है? सुशीला देवी ने चौंकते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो? बबलू ने बड़ी गंभीरता से कहा, देखिए मेम साहब, सब्जियों को भी दर्द होता होगा। अगर उनसे माफी मांग लें तो वो खुश होकर कट जाएंगी। मैं एक जिम्मेदार इंसान हूं। सुशीला देवी ने गुस्से में तवा उठाया और कहा, अगर एक और सवाल किया तो तवे से मार दूंगी। जाओ और चुपचाप काम करो। लेकिन बबलू को सवाल पूछने से कौन रोक सकता था? वह फिर शर्मा जी के पास पहुंचा और बोला, सर ये बताइए कि अगर झाड़ू से सफाई होती है तो पोछे का क्या काम है? शर्मा जी ने अब अखबार फेंक दिया और चिल्लाए, बबलू तुमसे काम करने को कहा है, लेक्चर देने को नहीं। अब अगर एक और सवाल पूछा तो तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा। बबलू ने घबराकर कहा, ठीक है सर, लेकिन आखिरी सवाल है, ये जो पोछे का कपड़ा होता है इसे धोते हैं या इसे फेंक देते हैं? शर्मा जी ने गहरी सांस ली और सोचा, ये लड़का मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान। शर्मा जी तो बबलू के सवालों से पहले ही परेशान हो चुके थे, लेकिन सुशीला देवी को अभी उसकी असली काबिलियत देखनी बाकी थी। उन्होंने सोचा कि बबलू को रसोई में एक आसान काम दिया जाए। सुशीला देवी ने बबलू को बुलाया और कहा, बबलू आलू छील कर लाओ। बस आलू छीलने हैं, इसमें कोई सवाल करने की जरूरत नहीं है, समझ गए? बबलू ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मेम साहब, आप चिंता मत कीजिए, आलू को इतना बढ़िया छीलूंगा कि आप कहेंगी कि यह काम सिर्फ बबलू ही कर सकता है। बबलू ने बड़े जोश से काम शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर में वह आलू लेकर सुशीला देवी के पास आ गया और बोला, मेम साहब एक सवाल है। सुशीला ने गुस्से में पूछा, अब क्या हुआ? बबलू ने मासूमियत से कहा, यह आलू को छीलने के बाद क्या इसे वापस पहनाना पड़ता है? सुशीला देवी का पारा चढ़ गया। उन्होंने तवे की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर एक और बेतुका सवाल किया तो यह तवा तुम्हारे सिर पर होगा। जाओ और काम पूरा करो। बबलू सिर झुकाकर चला गया, लेकिन थोड़ी ही देर में फिर वापस आया और बोला, मेम साहब, आलू का ये जो छिलका है इसे आप रखना चाहेंगी या फेंकना है? क्योंकि मैं सोच रहा था कि इनसे हम कुछ क्रिएटिव बना सकते हैं। सुशीला ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम्हें आलू छीलने को कहा था, वैज्ञानिक प्रयोग करने को नहीं। अब अगर वापस आए तो नौकरी से निकाल दूंगी। बबलू वापस तो चला गया, लेकिन सुशीला देवी को अब समझ आ चुका था कि यह लड़का अजीब ही नहीं बल्कि दिमाग का मास्टर है। शाम तक बबलू ने और सवाल पूछने का कोई मौका नहीं छोड़ा। मेम साहब, अगर चाय पीने के बाद कप में चीनी बच जाए तो क्या उसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं? सर, अगर रोटी जल जाए तो क्या इसे काला केक कहा जा सकता है? शर्मा जी और सुशीला देवी ने शाम तक सिर पकड़ लिया, लेकिन उन्हें अभी ये नहीं पता था कि बबलू का असली कमाल तो अगली सुबह देखने को मिलेगा। अगले दिन सुबह शर्मा जी ने तय किया कि बबलू को बगीचे का काम सौंप दिया जाए। उन्होंने सोचा कि कम से कम पौधों और मिट्टी के साथ काम करते हुए बबलू सवाल पूछने से बाज आ जाएगा। शर्मा जी ने बबलू को बगीचे में बुलाया और बोले, देखो बबलू, ये पौधों में ठीक से पानी डालना है। ध्यान रहे ज्यादा पानी मत डालना, नहीं तो पौधे खराब हो जाएंगे। और हाँ, कोई गड़बड़ मत करना, समझ गए? बबलू ने सिर हिलाया और बड़े जोश से बोला, जी सर, आप देखिएगा, इन पौधों को इतना खुशहाल बना दूंगा कि ये खुद आपके पास आकर धन्यवाद कहेंगे। शर्मा जी ने राहत की सांस ली और सोचा कि अब कुछ देर शांति से अखबार पढ़ सकते हैं। लेकिन बबलू के कारनामे जल्दी ही शुरू हो गए। उन्होंने देखा कि बबलू पानी डालने के बजाय पौधों के सामने बैठा उनसे बातें कर रहा था। अरे गुलाब जी, आप क्यों मुरझा गए? क्या आपको सूरज की किरणें कम मिल रही हैं? और तुलसी माता, आप तो बड़ी खुश लग रही हैं। ये बताइए, आप कौन से खाद से इतनी सुंदर बनी है?
शर्मा जी ने यह सब देखकर माथा पकड़ लिया। वह गुस्से में बगीचे की तरफ दौड़े और बोले, बबलू, ये तुम क्या कर रहे हो? पानी डालने को कहा था, पौधों से गप्पे लड़ाने को नहीं। बबलू ने मासूमियत से जवाब दिया, सर, ये पौधे भी इंसानों की तरह हैं। अगर उनसे बात करेंगे तो ये जल्दी बढ़ते हैं। ये साइंटिफिक तरीका है, मैंने इंटरनेट पर पढ़ा था। शर्मा जी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें जो कहा गया है बस वही करो, पानी डालो और कुछ मत करो। बबलू ने फिर सिर हिलाया और इस बार पौधों को पानी डालना शुरू कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद वह फिर सवाल लेकर आ गया, सर, ये जो गुलाब का पौधा है, क्या इसे गुलाब जामुन खिलाना चाहिए? शायद इससे इसकी खुशबू बढ़ जाए। शर्मा जी ने अब अपना सिर पीट लिया और गुस्से में बोले, बबलू, पौधों को खाद चाहिए, मिठाई नहीं। अगर एक और सवाल किया तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। बबलू ने तुरंत माफी मांगी और वापस काम पर लग गया। लेकिन थोड़ी ही देर में फिर से लौट आया, सारा, ये जो बगीचे का घास है, इसे भी छांटना पड़ेगा या ये अपने आप छोटा हो जाएगा। अब शर्मा जी का धैर्य पूरी तरह जवाब दे गया। वह चिल्लाए, बबलू, तुमसे सीधा काम करने को कहा। अगर तुम चुपचाप काम नहीं कर सकते तो इस नौकरी से हाथ धो बैठोगे। बबलू सिर झुकाकर चला गया, लेकिन उसने बगीचे का काम जैसे तैसे पूरा किया। शर्मा जी और सुशीला देवी ने सोचा कि शायद अब उनका सिरदर्द थोड़ा कम होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बबलू का अगला कदम और भी बड़ा कांड होने वाला है। शर्मा जी और सुशीला देवी ने तय किया कि बबलू को अब रसोई में खाना पकाने का काम सौंपा जाए। उन्हें लगा कि शायद अब बबलू की जरा सी समझदारी सामने आए, क्योंकि उसे कम से कम खाना तो बनाना आना चाहिए। आखिरकार किसी घर के लिए खाना बनाना भी उतना ही जरूरी है। सुशीला देवी ने बबलू को रसोई में बुलाया और बोली, बबलू, आज तुमको दाल और रोटियां बनानी है। बहुत मुश्किल नहीं है, बस ध्यान रखना कि दादा चिपचिपी न हो और रोटियां मोटी न बने। बबलू ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, जी मेम साहब, बस यही समझाइए कि दाल में आलू डालने हैं या नहीं। मैंने सुना है कि कुछ लोग बिना आलू के दाल नहीं खाते। सुशीला देवी ने गुस्से में कहा, आलू डालने की सोच भी मत, बस दाल को उबालो और रोटियां बेलो। बबलू ने सिर झुकाया और रसोई में काम करना शुरू किया। सुशीला देवी और शर्मा जी ने सोचा कि आज कुछ देर चैन से आराम किया जा सकता है, लेकिन क्या पता था कि बबलू का खाना पकाने का तरीका किसी फिल्म की तरह चौंकाने वाला होगा। कुछ ही देर बाद बबलू ने दाल तैयार की और रोटियां बेलनी शुरू की, लेकिन वह रोटियां बेलते समय अचानक रुक गया और शर्मा जी के पास दौड़ा। सर, ये बताइए कि रोटियां बेलते वक्त क्या हाथों में तेल लगाना चाहिए? शर्मा जी ने आंखें बंद कर ली और कहा, जवाब बिल्कुल आसान है, नहीं बबलू, सिर्फ आटे में पानी डालना है, तेल नहीं। बबलू ने उंगली थामकर कुछ सोचा और फिर रोटियां बेलने चला गया। लेकिन जब उसने रोटियां तवे पर डाली तो कुछ अजीब हुआ। रोटियां तवे पर चिपकने के बजाय हवा में उड़ने लगीं। क्या बकवास हो रहा है? शर्मा जी ने चिल्लाया, रोटियां उड़ क्यों रही हैं? बबलू ने बड़े ही गंभीर स्वर में जवाब दिया, सर, मैंने सोचा क्यों न रोटियों को उड़ाकर अच्छे से तवे पर फैलाया जाए ताकि वो अच्छे से सिक सके। शर्मा जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बबलू से कहा, यह क्या हो रहा है? रोटियां हवा में उड़ने की बजाय तवे पर जानी चाहिए। बबलू ने अपनी गलती स्वीकार की और वापस तवे पर रोटियां डालने लगा। लेकिन जैसे ही उसने दाल चखी, वह फिर शर्मा जी के पास दौड़ा। सर, यह दाल थोड़ी पतली तो नहीं हो गई? शर्मा जी ने गुस्से में कहा, दाल को पतला या गाढ़ा करने की सलाह देना तुम्हारा काम नहीं है। उसे बिना जलाए पकाओ और मुझे तंग मत करो। बबलू ने सिर झुकाया और काम करने लगा, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसकी रचनात्मकता फिर से बाहर आ गई। वह दाल में अचानक उबाल लाने के लिए उसे तेज आंच पर रखाया, लेकिन दाल के उबालते ही किचन में एक अजीब गंध फैलने लगी। ये क्या कर दिया तुमने? सुशीला देवी ने पूछा। बबलू ने बेशर्मी से जवाब दिया, मेम साहब, मैंने सुना था कि दाल को उबालने से उसकी खुशबू बढ़ती है, इसलिए मैंने उसे और ज्यादा उबाल दिया। इस पर शर्मा जी और सुशीला देवी दोनों का चेहरा गुस्से और हैरानी से लाल हो गया। सुशीला देवी ने किचन में आकर बबलू को बाहर भेजते हुए कहा, बबलू, तुमसे तो किचन भी नहीं संभलता। अगर अगली बार तुम्हारी दाल में ऐसे उबाल आए तो तुम खुद उबाल जाओगे। बबलू बेमन से किचन से बाहर आया, लेकिन उसे फिर भी संतोष था कि उसने कोशिश की। अब तक बबलू के कारनामे शर्मा जी और सुशीला देवी के लिए सिरदर्द बन चुके थे।
एक दिन जब बबलू ने न केवल रोटियां जलाई बल्कि दाल को भी इतना ज्यादा उबाल दिया कि वह काली हो गई, शर्मा जी का धैर्य जवाब दे गया। सुशीला देवी ने गुस्से में कहा, अब बहुत हो गया, मुझे बबलू को निकालना होगा। अगर ऐसा चलता रहा तो हम खुद भूखे मरेंगे। शर्मा जी ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है सुशीला जी, कल सुबह लाकर समझाते हैं और काम से निकाल देते हैं। अगर कुछ भी नहीं आता तो हमें क्या करना चाहिए? अगले दिन शर्मा जी और सुशीला देवी ने बबलू को घर के सामने बुलाया। बबलू को देखकर दोनों थोड़े गंभीर हो गए। बबलू, शर्मा जी ने कहा, तुमसे हमें कई बार कहा था कि तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से काम करेगा, लेकिन तुम हर दिन कुछ नया गड़बड़ कर देते हो। घर में कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा, हमें तुम्हें काम से निकालना पड़ रहा है। बबलू ने एक बार फिर सिर झुकाया, लेकिन फिर उसने उम्मीद के साथ पूछा, क्या मुझे कुछ और कोशिश करने का मौका मिलेगा? मैं सच में मेहनत करूंगा। शर्मा जी और सुशीला देवी ने एक दूसरे की ओर देखा। इस बार बबलू के चेहरे पर इतनी मासूमियत और चिंता थी कि दोनों का दिल थोड़ा पसीज गया। सुशीला देवी ने सोचा, अगर इस लड़के को मौका और दिया जाए तो शायद इससे कुछ अच्छा निकल सके। उन्होंने शर्मा जी से कहा, शर्मा जी, अगर हम इसे एक और मौका दें तो हो सकता है इसे सुधारने का कोई तरीका हो। हम इसे थोड़ी जिम्मेदारी देकर देख सकते हैं। शर्मा जी थोड़ा सोचते हुए बोले, ठीक है, एक मौका और देंगे, लेकिन अब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई और गलती की तो छुट्टी पक्की। बबलू के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने तुरंत कहा, धन्यवाद सर। मेम साहब, मैं अब से सही काम करूंगा, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। तभी बबलू ने देखा कि बगीचे में एक छोटा सा पेड़ टूटकर गिर गया था। उसने तुरंत पेड़ को उठाया और कहा, मेम साहब, सर, क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे फिर से लगाऊं? सुशीला देवी और शर्मा जी ने एक दूसरे को देखा और सोचा कि शायद बबलू में अब थोड़ा सुधार हो रहा है। उन्होंने बबलू को एक आखिरी मौका दिया। बबलू ने अपनी कड़ी मेहनत से अगले कुछ दिन घर का काम अच्छे से किया। उसने किचन में खाना बनाना सीखा, बगीचे में पौधों का ध्यान रखा और पूरे घर को व्यवस्थित किया। अब वह सवाल कम करता था और काम ज्यादा। शर्मा जी और सुशीला देवी को अब यकीन हो गया था कि बबलू अब उनकी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है, और इस तरह बबलू ने साबित कर दिया कि थोड़ी मेहनत और ईमानदारी से किसी भी अजीब व्यक्ति को भी अच्छे काम में बदल सकता है। समाप्त।